हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल फ्रेंड चैनल। एंड एक लास्ट टॉपिक रह गया था आपके जो कंटिन्यू लेक्चर चल रहे थे, उसमें एक छोटा सा लास्ट टॉपिक रह गया था और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कभी कभार क्वेश्चन ज़्यादा थे स्टेट एग्जाम्स वगैरह में। ओके, सॉरी। तो इट इज़ लामीज थ्योरम। इट इज़ लामीज थ्योरम इम्पॉर्टेंट है स्टेट एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, सो क्या थ्योरम क्या बोलती है इसको समझते पहले। इफ़ थ्री को प्लानर फोर्सेस, को प्लानर का मतलब हम समझ चुके हैं, अगर हम बोर्ड को प्लेन कंसीडर कर रहे हैं तो सारे फोर्स इसी प्लेन में हैं, तो को प्लानर फोर्सेस। देन इफ़ थ्री को प्लानर फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट, एक ही पॉइंट पे को प्लानर फोर्सेस अगर एक्ट कर रहे हैं यानी को प्लानर भी है और कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है। देन इफ थ्री को प्लानर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम बी इन इक्विलिब्रियम, जो कि इक्विलिब्रियम में होंगे, देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू। यानी कहने का मतलब ये है कि सपोज दैट आई हैव पी फोर्स, क्यू फोर्स, आर फोर्स विच आर इन द सेम प्लेन, that means coplanar forces and are acting at the same point here O. Okay, so these are coplanar forces, these four forces are coplanar forces and concurrent forces. The angle between P and Q is gamma, let us suppose. Q and R is alpha and R and P is beta. Then according to the theorem of लामी के थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि each force is proportional to sine of the angle of other two. यानी जो मेरा P फोर्स होगा अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, P फोर्स जो होगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू। तो P फोर्स को छोड़ दो, अदर टू फोर्सेस कौन से, Q और R, इनके बीच का एंगल क्या, अल्फ़ा, तो P अपॉन हो गया साइन अल्फ़ा। इसी तरह से बेटा Q अपॉन साइन बीटा हो जाएगा। Q फोर्स कंसीडर किया तो P और R के बीच का एंगल दैट इज़ बीटा, इसके साइन के प्रोपोर्शनल होगा। R फोर्स जब कंसीडर करोगे दिस वन, तो P और Q के बीच एंगल गामा का साइन, तो P अपॉन साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू Q अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू R अपॉन साइन गामा। दिस इज़ द लामीज थ्योरम। सिंपल सा ये चीज़ है कि अगर तीन को प्लानर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पे, तो हर फोर्स प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू। क्लियर है? तो इसी पे एक बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, वी हैव अ क्वेश्चन हियर, अ स्मूथ स्फीयर ऑफ वेट W, एक स्मूथ स्फीयर है, वेट W इज सपोर्टेड इन कॉन्टेक्ट विद अ स्मूथ वर्टिकल वॉल। यहाँ पर देखो एक स्मूथ स्फीयर हमने ले लिया है और ये वॉल कंसिडर किया है। ठीक है, ये इससे अटैच्ड है वो पॉइंट। ठीक है, बाई स्ट्रिंग फास्टन टू अ पॉइंट। अब स्ट्रिंग के द्वारा एक पॉइंट, यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट P है जो कि स्ट्रिंग के द्वारा फास्टन किया गया। ठीक है, इसके सरफेस पे, स्फीयर के सरफेस। क्लियर है? ऑन इट सरफेस द एंड बीइंग अटैच टू अ पॉइंट ऑन द वॉल, जो एंड है वो वॉल से अटैच है। इफ़ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू द रेडियस, ये जो लेंथ है स्ट्रिंग की, जो इतनी लेंथ है स्ट्रिंग की, वो रेडियस के बराबर है। मैंने स्फीयर का रेडियस लेटर सपोज स्मॉल r ले लिया, तो जो ये भी लेंथ है आपकी स्ट्रिंग की वो स्मॉल r रेडियस के बराबर है। तो बोल रहा फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड रिएक्शन ऑन द वॉल। तो हमें स्ट्रिंग में कितना टेंशन आएगा बेसिकली ये पता करना है, और वॉल से क्या रिएक्शन आएगा दैट इज़ r, ये पता करना है। तो पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो जो वॉल से रिएक्शन आएगा बेटा, ये पॉइंट O, मैंने ये पॉइंट O, यहाँ पे जो पॉइंट O है इसको यहाँ पे मिडिल पॉइंट ले लिया एक्सेस, इससे एक रिएक्शन R राइट वर्ड आएगा। क्लियर है? टेंशन T जो स्ट्रिंग में होगा दिस वन, स्ट्रिंग में जो टेंशन T आएगा उसको मैंने यहाँ पर ले लिया है दिस वन, एंड इट इज़ हैविंग एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एज हियर। वेट W जो स्फीयर का होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ये। ठीक है, दिस वन इज थीटा, सो दिस इज 180 माइनस थीटा। ओके, दिस वन इज 90 डिग्री। नाउ
After drawing the FBD, we will solve this question by applying Lami's theorem, because we have three forces. One is tension, one is reaction and one is the weight downward direction, and तीनों फोर्स एक ही प्लेन में और कॉन्करेंट फोर्स है, तो यहाँ पर लामीज थ्योरम क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर अप्लाइंग लामीज थ्योरम, तो सबसे पहले टेंशन टी लिया, टी के साथ एंगल कौन सा आएगा, टी के साथ एंगल आएगा बेटा कौन सा, टी के साथ आर और डब्लू के बीच का जो एंगल है, क्योंकि हमने टी लिया है तो बेटा जो आर और डब्लू के बीच का एंगल है वो आएगा, यानी कितना आ जाएगा, साइन 90 डिग्री, बिकॉज इन आर और डब्लू के बीच में एंगल ये कितना 90 डिग्री। क्लियर है। देन डब्लू के साथ क्या आएगा बेटा, जब डब्लू लोगे तो आर और टी के बीच का एंगल आएगा, और आर और टी के बीच का एंगल कितना है 180 माइनस थीटा, so we are writing sin 180 minus theta. then we are taking reaction r, जब बेटा r लोगे तो एंगल किसके किसके बीच का आएगा, t एंड w के बीच का, t एंड w के बीच का एंगल 90 दिस वन एंड प्लस थीटा, so it is sin 90 plus theta. now we have to find out this theta value. so theta के लिए क्या करोगे, यहाँ पर we are applying cos theta, बेटा this diagram, look at this diagram, we are applying cos theta here. ओके, सो कॉस थीटा लगाओगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, सो बेस कितना हो जाएगा, बेस दिस वन यानी रेडियस आर, एंड हाइपोटेनियस दिस वन यानी आर दिस स्ट्रिंग लेंथ एंड दिस आर ऑल्सो, सो 2r, सो इट इज r अपॉन 2r here as we written, r upon 2r, that is 1 upon 2, and cos theta 1 upon 2, that means theta is equal to 60 degree. Okay, so now we are taking here t is equal to r upon sin 90 plus theta, it means cos theta we can write it, and is equal to w sin 180 minus theta sin theta. बेटा क्वाड्रेंट सिस्टम में ये होता है, हमने पढ़ रखा है मैथमेटिक्स में, ठीक है, वहाँ से आया ये साइन 180 माइनस थीटा, अगर बोलोगे तो साइन थीटा के बराबर होता है साइन 90 प्लस थीटा, इट मीन्स कॉस थीटा, वहीं से साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो मैंने यहाँ पर 1 ले लिया। नाउ वी आर टेकिंग टी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, थीटा 60 है तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन 60, इट मीन्स अंडर रूट 3/2, सो डब्ल्यू अपॉन साइन थीटा की जगह अंडर रूट 3/2। ओके, सो टी इज इक्वल टू 2w अपॉन अंडर रूट 3 आ जाएगा, टेंशन स्ट्रिंग में आ जाएगा 2 इंटू डब्ल्यू अपॉन अंडर रूट 3। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट रिएक्शन, सो क्या टी की वैल्यू आ गई, पुट इन दिस टी इज इक्वल टू दिस वन, इसमें आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आर अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू 1/2, सो 1/2। ओके, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी की जगह यहाँ पे पुट कर देंगे 2w अपॉन अंडर रूट 3, यहाँ से आ जाए तो r की वैल्यू 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से r की वैल्यू w अपॉन अंडर रूट 3, तो यहाँ से रिएक्शन ऑन द वॉल आ गया, टेंशन इन द स्ट्रिंग आ गई। अब आपको वेट w की वैल्यू कुछ दे रखी होगी, अगर ऑब्जेक्टिव में कभी आएगा क्वेश्चन, और तो आप यहाँ से वैल्यू मैग्नीट्यूड निकाल दोगे रिएक्शन का और टेंशन। ठीक है, हम यहाँ पर वैल्यू से मतलब नहीं है, हमें वैल्यू क्वेश्चन में दे देगा, आप सिंपल सा पुट कर सकते हो, बट हमें कॉन्सेप्ट समझना है। यहाँ पर सिंपल सा लामीज थ्योरम अप्लाई करके मैंने अपना आंसर निकाल लिया। क्लियर है। तो आपका पहला चैप्टर दैट इज कंपोजिशन, रेजोल्यूशन एंड equilibrium of forces is completed now। आपका पूरा चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है। अब आपको क्या करना है, इस चैप्टर पे बेस्ड जितना भी ऑब्जेक्टिव आपको मिले गुप्ता एंड गुप्ता में, ठीक है, जितनी सिविल इंजीनियरिंग की ऑब्जेक्टिव बुक्स आती हैं उनमें जितना भी ऑब्जेक्टिव मिले उसको सॉल्व करिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट सारे हो चुके हैं इस चैप्टर में। पहला चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अगर इसमें इम्पॉर्टेंट की बात करें तो रिजल्टेंट ऑफ फोर्स इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर में मेन है, और दूसरी चीज़ लामीज थ्योरम। ओके,
इन पे मोस्ट फोकस करिएगा, और आप बाकी तो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस ये सब सीखते जाएंगे आगे जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू ऑल, होप यू आर प्रिपेयरिंग वेल, गॉड ब्लेस यू। और आप नेक्स्ट चैप्टर्स में अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो कीप प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर द एग्ज़ाम, गुड लक, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।